वेलकम बैक। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करने वाले केस सिनेरियो नंबर 8। हमने अब तक केस सिनेरियो नंबर 1 से लेकर 7 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है इसी यूट्यूब चैनल पे। आपको वो सब वीडियोज भी देखने हैं साथ साथ ही, एंड केस सिनेरियो नंबर 8 हम अब कवर करने वाले। चलिए जी, पढ़ते हैं। मिस्टर लाला इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टाइल्स एंड मार्बल्स इन स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में बंदा जो है रजिस्टर्ड है। ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अच्छा, वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी पे। बिजनेस कमेंस कर लिया मंथ ऑफ जुलाई पे, ठीक है। गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विस नंबर 1 सर्विस जो अवेल किया उन्होंने ब्रदर इन लॉ से, हु वाज डिपेंडेंट अपॉन हिम। अच्छा, डिपेंडेंट अपॉन हिम है, एंड ऐसे ब्रदर से इन्होंने सर्विसेज, ब्रदर इन लॉ से सर्विस लिया है। तो आपके हिसाब से क्या है टैक्सेबल होगा, ये बताओ। चलो रजिस्टर्ड नहीं है वो छोड़ो, रजिस्टर्ड की रजिस्ट्रेशन की दिक्कत नहीं है। अब ऐसे समझते हैं कि इनकेस रजिस्टर्ड होता तो क्या टैक्सेबल होता। ब्रदर इन लॉ पे टैक्सेबिलिटी कब डिफाइन होगा, देखो शेड्यूल नंबर 1 की पारा नंबर 2, शेड्यूल नंबर 1 की पारा नंबर 2 में गिवन है कि डिम डिस्टिंक्ट पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में यदि ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो इस ट्रांजेक्शन्स को विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, हम इसको लेके चलेंगे एज टैक्सेबल। टैक्सेबल ही मानेंगे इसको, सप्लाई मानेंगे, और इस पे जो है टैक्स लगेगा ही लगेगा। ये हमने पढ़ के आया है। हाँ जी सर, पढ़ के आया है। वो डिस्टिंक्ट पर्सन के लिस्ट में ना आपको वहां पे फैमिली की बने, यदि पर्सन जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, तो वहां पे हम मानेंगे कि वो एक सप्लाई है और वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, रिलेटेड पर्सन है। तो रिलेटेड पर्सन में फैमिली है, तो फैमिली की डेफिनेशन में क्या ब्रदर इन लॉ को कवर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है चेक करना। चलिए चेक करते हैं फैमिली की डेफिनेशन। फैमिली में क्या बोला गया, फैमिली मीन्स स्पाउस एंड द चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन। स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ पर्सन मतलब एक अपनी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। तो पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, भाई बहन, दादा दादी एंड पिताजी माताजी को तभी इंक्लूड करना है इनकेस वो होली या फिर मेनली डिपेंडेंट अपॉन द सेड पर्सन, टैक्स पेयर जो है उस पे। अब इनकेस डिपेंडेंट नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे कहीं पे ब्रदर इन लॉ आया तो नहीं आया ना, ब्रदर इन लॉ। सॉन आ गया, स्पोस आ गए, ठीक है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। तो मिस्टर राम को यहाँ पे इनकेस हम खड़ा कर रहे हैं, मिस्टर राम को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो मिस्टर राम के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, मिस्टर राम का वाइफ, उसका चिल्ड्रन, मिस्टर राम का चिल्ड्रन, ठीक है। मिस्टर राम का चिल्ड्रन, फिर इनका पेरेंट्स, पिताजी, ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पे ब्रदर या सिस्टर, इतने को ही हम लेके चलेंगे फैमिली के रूप में। तो ब्रदर इन लॉ फैमिली में डेफिनेशंस में है नहीं। अब डिपेंडेंट हो नहीं हो, डिपेंडेंट ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से मतलब नहीं है क्योंकि ये फैमिली के डेफिनेशंस पे नहीं आ रहे, तो ये ट्रांजेक्शन जो है सप्लाई नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ही ऑल्सो बिल्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम हिज सन। अच्छा, इनका सन कंपनी सेक्रेटरी है, मिस्टर राम का सन कंपनी सेक्रेटरी है, और कंपनी सेक्रेटरी केस में एंड ही इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम। अच्छा, डिपेंडेंट नहीं है। देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट थे वहां पे। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, स्पोस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। भले डिपेंडेंट हो नहीं डिपेंडेंट हो हमें मतलब नहीं उससे, हमें देखना है स्पोस है या चिल्ड्रन है। राम के लिए मिस्टर लाला है यहाँ पे, मिस्टर लाला के लिए उसकी वाइफ एंड उसकी सन, सन्स एंड द डॉटर्स जो भी है चिल्ड्रन उनके, उनसे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो उससे हमें मतलब नहीं, वो हम देखेंगे भी नहीं। इनकेस उनसे सर्विस कुछ मिलता है तो वो टैक्स फैमिली के डिफिनेशंस पे आएगा, और विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल नंबर 1 के पारा नंबर 2 पे कवर होके वो टैक्सेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर को देखने के लिए हमें जो है मेनली एंड होली डिपेंडेंट है नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया ब्रदर इन लॉ। देखो भैया ब्रदर इन लॉ तो एप्लीकेबल ही नहीं है, फैमिली के डिफिनेशंस पे नहीं आ रहा, टैक्सेबल नहीं होगा। अब रहेगी आपके पास में सन। सन के केस में क्या है, वो कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी है सन, तो कंपनी सेक्रेटरी है एंड डिपेंडेंट नहीं है, तो उससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि आप सन हो, डायरेक्ट रिलेशंस पे हो, तो स्पोस एंड चिल्ड्रन कवर्ड है, इस वजह से वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए जी, मिस्टर लाल डिडंट पे एनीथिंग फॉर बोथ द सर्विसेज, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेड्यूल नंबर 1 के पारा नंबर 2 पे कवर हुआ है, ये सप्लाई माने जाएंगे। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ हिज सन, सन ने एडवाइस दिया मिस्टर लाला मेड द सप्लाई ऑफ टाइल्स विद इन हिज स्टेट ओनली। अच्छा, अपना स्टेट पे ही उन्होंने सप्लाई प्रोवाइड किया है। His turnover reached to rupees 7 lakh on 31st October. However, he planned to expand his business to other states since he received decent orders from other states also. अब देखो ये पैरा पढ़ के हमें क्या क्वेरी आनी चाहिए दिमाग में, जीएसटी हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, तो देखो इन्होंने, इसके सन ने कंपनी सेक्रेटरी जो है क्यों इससे बोला होगा कि भाई आप जो है अपने स्टेट के अंदर ही
जो है अपनी सप्लाई करना, अपने स्टेट से बाहर सप्लाई करने के लिए मत जाना। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? देखो आपको याद होगा सेक्शन नंबर 24 में गिवन है, सेक्शन नंबर 24 में आपके पास में वहाँ पे क्या गिवन है, पर्सन जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की सेक्शन है, वहाँ पे फर्स्ट क्लॉज पे ही गिवन है कि जो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करता है, जो भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करता है उसकी टैक्सीबिलिटी, टैक्सीबिलिटी जो है वो उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर क्या तो जो लिमिट है हमारे पास थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख 40 लाख या 10 लाख की जो लिमिट है, क्या उसको नहीं देखना? नहीं देखना, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए वो बातें नहीं देखी जाती, बट इस पे एक एक्सेप्शन है। आपको ध्यान है तो बताइए अब एक्सेप्शन क्या है इस पे? एक्सेप्शन देखो सर, एक्सेप्शन जो है ना हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि एक्सेप्शन वहां पे बोला गया था कि इन केस जो है आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स, गुड्स के केस में हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हो तो हम लिमिट देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट था टैक्सेबल सर्विसेज, जो सर्विसेज है उस केस में हम लिमिट देखेंगे। तो इट मीन्स टू से सर्विसेज आप इंटर स्टेट लो या इंट्रा स्टेट लो, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जब आएगी तब जाके आप रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। बट गुड्स के केस में, गुड्स के केस में यदि आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो इन दैट सिनेरियो आपको टैक्सेबल कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट यदि वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन केस में तो मिस्टर लाला जो है आपके पास में मार्बल्स बेस्ड है, टाइल्स एंड मार्बल्स बेस्ड, वो कहीं से हैंडीक्राफ्ट गुड्स है नहीं, तो इनको इंटरेस्टेड सप्लाई यदि करते हैं तो टैक्सेबिलिटी बन जाएगी और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस वजह से ही इनकी सन जो कंपनी सेक्रेटरी है उन्होंने ये उनको सलाह दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के मंथ में क्या हो गया कि इनको एक कंसाइनमेंट मिल गया फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, इंटरस्टेट से कंसाइनमेंट मिल गया, भाई बिजनेसमैन है, कंसाइनमेंट मिलेंगी, व्यापार आ रहा है, क्यों रोकेंगे हम, क्यों छोड़ेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट थ्रू प्रॉम्प्ट कैरियर से मिला इसको, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है बेस्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। गुड्स वे डिस्पैच बाय द सप्लायर। अच्छा, मिस्टर लाला ने गुड्स डिस्पैच कर दिया ऑन टू पे बेसिस फॉर फ्रीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीट चार्जेज विद ₹50,000 एंड सेट जीटीए पे जीएसटी 12%। देखो सर, जीटीए है, इस पैरा से क्या समझ आ रहा है, पैरा कंप्लीट करते हैं। मिस्टर लाला पेड द इनवॉइस अमाउंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ, दिस वाज एन इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शंस। पहली बात उन्होंने इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन कर लिया यहाँ पे, तो इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन ये उन्होंने किया तो ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो होंगे, इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मे बी आपके पास में कई सिनारियोज ये है कि सिनारियोज को हर एक के सिनारियोज पे हर एक इवेंट पे हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सप्लाई है नहीं है, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी नहीं बनेगी जीएसटी पे। मे बी आपके एग्जाम पर्पज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केस सिनारियो जब हम कवर कर रहे हैं तो हम अभी पढ़ते समय तो ऐसे ही पढ़ेंगे। बाकी एग्जाम सिनारियो एग्जाम बेस्ड पे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जाना, क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व करना। क्वेश्चन सिनारियो के सिनारियो 1 to 6 हमने इसी हिसाब से सॉल्व किया था। अब 7 से हम जो है थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मोटिव हम ये लेके चल रहे हैं, हमें समझना है जीएसटी को, ट्रांजेक्शन जीएसटी में हर एक इवेंट पे क्या ट्रांजेक्शन होने वाली है, कैसे जीएसटी पे एप्लीकेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, वो हम समझ के चल रहे हैं, ठीक है सर। इस पैरा में क्या समझ रहे हैं, इस पैरा में जो है देखो कंसाइनमेंट इन्होंने इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन किया, बस इनकी सप्लाई बन गई इंटरेस्टेड वाली। ये जो है थ्रेशोल्ड की हम लिमिट हमें देखना नहीं, इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ गई। अब देखो यहाँ पे एक है ट्रांजेक्शन जीटीए के थ्रू। जीटीए में तो सर हमें याद आ रहा है कि जीटीए पढ़ते साथ हमें ध्यान है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे ये लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे लग जाएगा। बट एक चीज हमें चेक करना है सर, ये हमें पता है, एक चीज ये चेक करना है कि टैक्स इनवॉइस पे जो रेट इन्होंने लगाया है जीएसटी रेट कितना है। यहाँ पे कितना लगाया इन्होंने, 12% लगाया, 12% लगाया। इट मीन्स टू से इस पे लगेगा क्या, और आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। इस पे जो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा जीटीए पे, क्योंकि उन्होंने 12% चार्ज किया हुआ है। अब एक बात और समझने की जरूरत है यहाँ पे, देखो एक बात और समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये जीटीए आपके पास में फ्रीट चार्जेज जो है आपके पास राजस्थान से आ रहा है, टाइल्स की कंसाइनमेंट है। चलिए क्या बात समझने की वो हम क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे, यहाँ पे नहीं देख रहे इसको, अभी मे भी क्लियर ना आपको। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी मिस्टर लाला मेड हिज इंटरेस्टेड सप्लाई टू तमिलनाडु ऑन 4th ऑफ जनवरी, ठीक है। 4th ऑफ जनवरी पे उन्होंने इतना दे दिया, टर्नओवर इनकी 15 लाख थी, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन पे तो इंटरेस्टेड सप्लाई है, आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ सच इंटरेस्टेड सप्लाई 4,50,000 एक्सक्लूसिव टैक्सेस, पेमेंट फॉर सच इंटरेस्टेड सप्लाई वाज रिसीव्ड ऑन 20th February, इनवॉइस वाज रेज्ड बाय मिस्टर लाला ऑन 25th January। कहीं ना कहीं लगने रहा है इतने सारे डेट्स देने का मतलब क्या है, इतने सारे डेट्स देने का मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये जो है हमें इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई पूछना चाह रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या बनेगा। देखो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए क्या होता है, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशंस क्या गिवन है आपके पास में कि डेट ऑफ इनवॉइस, फर्स्ट इज डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट जिसमें आपको इनवॉइस इश्यू करनी चाहिए सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये देखते हैं ना।
हाँ जी सर, ये देखते हैं। अब देखो इनवॉइस इश्यू करने की डेट क्या बनेगी, सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से यहाँ देख लेते हैं। मिस्टर लाला ने इंटरेस्टेड सप्लाई 4th ऑफ जनवरी पे किया। देखो 4th ऑफ जनवरी पे इन्होंने सप्लाई किया है, टर्नओवर जितनी भी थी। वैल्यू ऑफ सच इंटरेस्टेड सप्लाई 45, ये मतलब नियम है। पेमेंट फॉर सच इंटरेस्टेड सप्लाई वाज रिसीव्ड ऑन 28 फरवरी। चलो डेट ऑफ पेमेंट हमें पता चल गया, 28 फरवरी को इन्होंने डेट ऑफ पेमेंट रिसीव किया है। ठीक है, अब पॉइंट हमें समझना है इनवॉइस कब इश्यू किया। इनवॉइस कब इश्यू करनी चाहिए थी, आप खुद ही समझ के देखो। गुड्स जो है इनवॉइस इश्यू करने के लिए, गुड्स के केस में क्या होता है, मूवमेंट। जब गुड्स की मूवमेंट होता है, इनकेस गुड्स मूवमेंट होने वाली है, यहाँ पे तो टाइल्स मूव करेगी, तो जब गुड्स मूवमेंट करने वाली है तो इन दैट केस हमें जो है इश्यू करना चाहिए इनवॉइस। तो यहाँ इस केस में गुड्स की मूवमेंट कब हुई है इन्होंने क्लियर नहीं किया, तो हम 4th ऑफ जनवरी लेके चल रहे हैं। ये 4th ऑफ जनवरी में उन्होंने सप्लाई अपनी कर दी है, तो 4th ऑफ जनवरी होनी चाहिए इनवॉइस की डेट, इनवॉइस जब इनको इश्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 4th ऑफ जनवरी। 4th ऑफ जनवरी और 28 फेब विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4th ऑफ जनवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। ठीक है, चलिए जी, ऑल द फिगर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हमें आंसर करने का है। चलिए अब फटाफट हम आंसर कर लेते हैं, आंसर करने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा हमें। इन रिस्पेक्ट टू सर्विस अवेल्ड बाय मिस्टर लालो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ इज फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसर्न सप्लाई। नहीं भैया, क्यों? क्योंकि ब्रदर इन लॉ शेड्यूल नंबर 1 के पारा नंबर 2 में जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन से, जहां फैमिली की डेफिनेशन से हमने अपनी एनालिसिस किया, वहां ब्रदर इन लॉ नहीं आ रहे। इसकी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी ये टैक्सेबल नहीं है। प्रोफेशनल सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम द सॉन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड डीम्ड सप्लाई। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि फैमिली के डेफिनेशंस पे ये एंटर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और रिलेटेड पर्संस होने की वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सॉन के केस में हमें चेक नहीं करना, इस वजह से जो है ये टैक्सेबल बन जाएगा। नीदर ऑफ द सर्विसेज डीम्ड सप्लाई, बोथ द सर्विस आर डीम्ड सप्लाई। ठीक है, हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज बी। Upon which limit of aggregate turnover Mr. Lala can continue to supply goods without registration within the state if it does not procure goods or service on which tax is payable under reverse charge mechanism। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर इन्होंने तो ले लिया था जीटीए, नहीं, जीटीए जो है इन्होंने लिया था, बट जीटीए 12% का रेट था, इस वजह से उस पे जो है लगेगा आपके पास में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके बात, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्या है, ठीक है, इन्होंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला कोई सर्विस नहीं लिया, तो टैक्सेबल लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, जो आपको समझने की है। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 20 लाख रुपीज होगी, आपको ध्यान है। सर 40 लाख होगी ना, नहीं 20 लाख से देखो, कुछ कुछ स्टेट्स में इन्होंने 40 लाख टेक्निकली है, 40 लाख तक एक लिमिट गवर्नमेंट लेके चलेगी बोल के है, बट जो है आपके पास में 40 लाख तक लिमिट जो है गवर्नमेंट लेके चलेगी, मैक्स लिमिट है 40 लाख तक। बट यहाँ पे स्टेट तेलंगाना है, तेलंगाना के लिए 20 लाख रुपीज है, तो इस वजह से यहाँ पे आंसर जो 20 लाख रुपीज ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फ्री चार्जेज, जो हमने जीटीए पढ़ा, जो मैंने अभी ऊपर आपको बोला था केस स्टडी पे कि आपको जीटीए के लिए हम बताएंगे जीटीए की क्या यहाँ पे स्पेसिफिक केस है। देखो जीटीए में एक तो है कि भाई आरसीएम कब होगी, 5% की रेट दी है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कब होगा, 12% की रेट है। नेक्स्ट नील होगा, मतलब कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। कब नहीं लगेगा टैक्स, इन केस वो जो है क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, या फिर आपके पास में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दिया जा रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दिया जा रहा है, तो इन दैट केस क्या होता है, ये नील रेट पे चलता है, मतलब टैक्सेबल नहीं बन रहा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कैसे टैक्सेबल नहीं बन रहा वो। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपके पास फ्री चार्जेस है, नील होगा ये, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट इसलिए क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन, अभी तक तो अनरजिस्टर्ड, देखो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो हो गया ये ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरेस्टेड सेल करते हैं, बट जब तक रजिस्टर्ड नहीं है तब तक जीटीए को कैसे पता कि भाई ये रजिस्टर्ड मतलब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है बोल के। तो इस वजह से इस केस में जो है इनको एग्जेम्पशन ही मिलेगी, ये टैक्स नहीं लगेगा इस केस में। ठीक है, विद द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पांस इन रिस्पेक्ट टू द मिस्टर लाला टू रजिस्टर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का हमने देख लिया, लायबल तो रजिस्ट्रेशन पे है, क्योंकि इन्होंने जो है इंटर स्टेट सप्लाई इन्होंने किया हुआ था, इस वजह से मिस्टर लाला इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मिस्टर लाला इज लायबल टू रजिस्टर इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर द रिसिप्ट ऑफ जीटीए सर्विस। नहीं, जीटीए सर्विस मिलते ही जीटीए सर्विसेज इन्होंने लिया, इस वजह से नहीं है, ये सही रीजन नहीं है यहाँ पे। मिस्टर लाला इज लायबल टू रजिस्टर इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर इफेक्टिंग इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई गुड्स। सर ये दिसंबर है या जनवरी है, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो दिसंबर में इन्होंने जीटीए की सर्विस लिए, बट जनवरी में इन्होंने फर्स्ट इंटरेस्टेड सप्लाई किया था, तो ये इनकी लायबिलिटी बन रही है कब, जनवरी में बन रही है, तो सर आंसर बी होगा ना। हाँ जी ठीक है, आपने सही बोला, आंसर बी होगा। तो आगे पढ़ लेते हैं। ओनली टर्न ऑफ एक्सेस थ्रेशोल्ड लिमिट रिस्पेक्ट टू वेदर ही इज रिसीविंग एनी जीटीए सर्विस और इज अफेक्टिंग इंटरेस्टेड ऑर्डर सप्लाई। ना भैया, इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो आप, गुड्स हो
तो इन दैट केस तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। मिस्टर लाला इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज इट इज फर्स्ट एविडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। ऐसा हो जाता तो मजे ही आ जाते, बट नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई मेड बाय गुड्स बाय मिस्टर लाला ड्यूरिंग द जनवरी। देखो ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे एनालिसिस करके आ चुके हैं, ये 4th ऑफ जनवरी वुड बी द आंसर, इसके एनालिसिस हो गया। तो देखो आपके पास में पूरी सिनारियो पे जो ट्रांजेक्शंस हैं उस ट्रांजेक्शंस पे क्या क्या सप्लाई होने वाले हैं, नहीं होने वाले, जीएसटी के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे करके हम एनालिसिस करते गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना लगा, मैक्स टू मैक्स आपके पास में 4 to 5 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे भी सिनारियोज वगैरह सॉल्व करते जाएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट केस सिनारियो नंबर 8।